हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। नन्ही जान, आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारा फेवरेट, सबसे ज्यादा वेट जिसका तुम कर रहे थे, वही वाला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार और सबसे छोटा चैप्टर। बेटा आज इस चैप्टर का अपन लोग करेंगे रैपिड रिवीजन, 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ, और इसके बाद दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तेरे भाई का देर से वादा रहा है, बात समझ में आएगी नहीं है। दूसरा, इसके बाद सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का या नीट का एक भी सवाल ऐसा हो जो तुमसे पढ़ने का ना बने तो कहना। तो आ जाओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का बढ़िया सेशन जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलो भैया शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भैया ये होता क्या है। देखो भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहती है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सारे लोग मेंटली, सोशली, इमोशनली और फिजिकली फिट होते हैं, उनको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बात समझ में आएगी नहीं है? अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मान लो एक हमारा लॉन्डो का ग्रुप है जिसमें हमारे बहुत सारे लॉन्डे हैं जो दावत वावत में चले गए, लड़के वड़के दावत वावत में चले गए। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ भाई, ऐसा हर बार होता है कि एक उनमें से कोई एक दो जरूर होंगे वो जाके पता नहीं किसी ना किसी से भिड़ जाएंगे। बात समझ में? मार धाड़ चक्कू पक्कू चल रहे हैं वहां पे, तो उसको हम बोलेंगे सोशली। बात समझ में है कि नहीं आई? तो उस आदमी को मैं एकदम बढ़िया तरीके से बोलता हूं, भाई ये तो सोशली फिट आदमी है। समझ रहा है ना? चक्कू वक्कू चलाना ये सोशली फिट। दूसरा क्या हुआ, एक आदमी है जो मिनट मिनट पे क्या करता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है, कभी कपड़े फाड़ रहा है, कभी प्लेट उधर फेंक रहा है, कभी रसगुल्ले उधर फेंक रहा है। बात समझ में आई? तो उसको बोलेंगे मेंटली फिट। बात क्लियर है? थर्ड बोलेंगे इमोशनली। शादी में गए नहीं, वो चिल्ला रहे करके रोने लग गया बात समझ में आई? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इमोशनली फिट। और हमारे ग्रुप में एक पक्का ऐसा पहलवान होगा जिसके यहाँ पे 12 के 12, 13 के 13 एब्स दिखाई दे रहे होंगे, केवल और केवल हड्डियां दिख रही होंगी, उनको बोलेंगे फिजिकली फिट। बात समझ में आई? तो फिजिकली फिट में एब्स दिखाई दे रही होंगी 13 14। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मेंटली में वो अपने कपड़े फाड़ रहा होगा, सोशली में मार पिटाई कर रहा होगा, और इमोशनली में करके रो रहा होगा। तो बेटा ये नहीं होता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसको नहीं बोलते। कहने का इन सब चीजों का उल्टा कर दो। सोशली, जिसका सोशल इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है, वो किसी से भिड़ता झड़ता नहीं है, सबसे प्रेम मोहब्बत से बात करता है। मेंटली का मतलब स्थिर आदमी है मेरे भाई। बात समझ में आई? इमोशनली का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी रोना धोना चालू कर दे, और फिजिकली का मतलब है तुम्हारे भाई के जैसे डोले शोले होने चाहिए उसके बाद समझ आ रही है ना? हाँ, तो इनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहानी क्लियर है मेरे भाई? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देख रिप्रोडक्टिव हेल्थ की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की शुरुआत देश भर में चल रही थी, लेकिन सबसे पहले चालू करने वाला था मेरा भारत। बात समझ में आई? मेरा भारत महान। तो याद रखना, तो हमारे भारत ने कब प्रोग्राम लॉन्च किया? इन 1951। और जब उसको लगा कि बेटा भारत के लोग बच्चे पैदा करना रोक नहीं रहे हैं, तो उसने क्या करा, इसको बहुत बड़े पैमाने पे लागू कर दिया और बाद में इसको एक्सपैंड कर दिया। और एक्सपैंड करने के बाद एक नया प्रोग्राम बना दिया, RCH प्रोग्राम। तो ये फुल फॉर्म याद रखिए मेरे भाई, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। किसने लॉन्च करा? भारत ने लॉन्च करा, बाद में इसको एक्सपैंड करना पड़ गया। भैया इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेटा हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे कि आपको कैसे फिट रहना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सारी चीजें। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, भैया वो तुम बताओगे हमें कितने बच्चे पैदा करने? मैं नहीं बताऊंगा भैया, आप तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, वो बताएगी तुम्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं। बात समझ में? दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है उसके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगी। आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब अवेयरनेस की स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, हम किस तरीके से पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्लोगन्स बनाए, जैसे कि ये वाले। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑडियो विजुअल एंड प्रिंटेड मीडिया के थ्रू हम लोगों ने, ऑटो के पीछे तुम लोगों ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, है ना? तो ये सारे किसने करे? ये हमारी गवर्नमेंट ने करे, जिसमें ये एक स्लोगन आ गया, अगला बच्चा अभी नहीं और 10-20 के बाद कभी नहीं। बात समझ में? 10-20 मत करना, केवल एक बच्चा। तो स्लोगन दोबारा रिपीट करता हूं, अगला बच्चा अभी नहीं और एक के बाद कभी नहीं। बेटा 10-20 हो गए ना तो मैं बता रहा हूं कपड़े वपड़े बिक जाएंगे तुम लोगों के, इतनी महंगाई हो गई है आज के जमाने में, तो याद रखना। दूसरा, सेक्स एजुकेशन। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये वो चीज है जिसके तुम बहुत ही ज्यादा शौकीन हो। जब ये चैप्टर चलता है तो तुम जाके स्कूल में बैठ जाते हो मैडम को तंग करने के लिए। तो ये सेक्स एजुकेशन भी गवर्नमेंट ने लागू करी थी, ताकि हम लोगों को क्या करा जा सके, जागरूक करा जा सके। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स को बोला गया कि भैया इसको समझा दो। दूसरा, टीचर्स को बोला गया। तीसरा, हमारे रिलेटिव्स को भी बोला गया, लेकिन वो ये काम कर नहीं रहे। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी क्या है, अवेयरनेस के अंदर आती हैं। अगला मेरे भाई, अगला क्या है, टॉपिक ऑफ
ऑफ अवेयरनेस। मेरे भाई देख होता क्या है, जब हम कच्ची उम्र में होते हैं, बाली उम्र में होते हैं, तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों में हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या गड़बड़ कर बैठते हैं। तो उस गड़बड़ में सबसे पहली आती है बेटा एसटीआई या एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मन में ऐसा कुछ आया, हमने कहीं पे जाके एक कुछ ऐसा जुगाड़बाजी कर लिया और हमें पता नहीं था कि उस पर्सन की बीमारी मेरे शरीर में आ गई। तो उससे बचाने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे अवेयरनेस लेती है। तो हम टॉपिक क्या रखेंगे अवेयरनेस के, भैया पहले मेरे बच्चे को एसटीडी नहीं होना चाहिए। दूसरा भैया बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन होने चाहिए कि भैया अगर मैं मान लो मैं रिप्रोड्यूस करना बंद तो नहीं करूंगा, मेरा मन ही ऐसा है, पर मैं क्या करूं भैया, बच्चे हो जाते हैं तो क्या कोई ऑप्शन है? है मेरे भाई, तो उनकी बात करेंगे। उसके अलावा बेटा जो माँ है जब अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जन्म से पहले, जन्म के बाद और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को समझाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके अलावा हम जेंडर इक्वलिटी पे बात करेंगे। अब क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुई इस चीज पे। तो हमारी क्या हुई, गवर्नमेंट ने और एनजीओ ने क्या करा, एक नई ड्रग का निर्माण किया जिसको बोलते हैं सहेली। ये कहां पे बनाई थी? CDRI लखनऊ में बनाई थी। तो ये सारी चीजें जो आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट टेक्निक के बारे में आता है एमनियोसेंटेसिस। देखना भाई बहुत ध्यान से, हुआ क्या था, ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा होता है, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है ना, तो यहां पे एक खास तरीके का फ्लूइड बह रहा होता है, एक खास तरीके का फ्लूइड इसके अंदर होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को, जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, तो डॉक्टर क्या करेंगे, सिरिंज की मदद से यहां से फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे और फ्लूइड को बाहर निकालने लैब में चेक करेंगे। अब बेटा ये जो टेक्निक थी ना, इसका इस्तेमाल किया गया था कि बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, बीमारी का पता लगाने के लिए। लेकिन हम लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट, हम लोगों ने इसका मिसयूज निकाल लिया। हम लोगों ने क्या करा, इस टेक्निक की मदद से सेक्स डिटर्मिनेशन करना चालू कर दिया कि बच्चा पेट में पल रहा लड़का है या लड़की है, और अगर जिसको पता चला लड़की है उसने इसका क्या करा दिया, अबॉर्शन करा दिया। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि भैया एमनियोसेंटेसिस अब नहीं करनी तुम लोगों को। तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, लड़कियों को जान से मारे जा रहे हो। इस तेजी से क्या हुआ, लड़कियों की आबादी बहुत तेजी से घटने लगी। तो इस टेक्निक को बहुत ही लीगल केसेस में वैलिड किया गया है, वो बाद में बात करेंगे, टेंशन ना लो। और ये टेक्निक अभी फिलहाल तो बैन है। तो होता क्या, इस टेक्निक का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए, डाउन सिंड्रोम पता लगाने के लिए, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तो बीमारियों को पता लगाने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते थे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। मेरे भाई हुआ क्या था, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी बहुत तेजी से होने लगी। तो ये कुछ रेशियो है जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, इनको याद रखना। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1900 में होती 2 बिलियन, भैया 2000 में हो गई 6 बिलियन, 2011 में हो गई 7.2 मिलियन। मतलब यहां पे लोगों ने भर भर के बच्चे पैदा किए, जिस पे जितना दम था उतना दम लगा दिया और धब बच्चे पैदा हो रहे हैं मेरे देश में, बात समझ में, पूरे वर्ल्ड में भी। अब देखो भैया हमारे भारत की कहानी, 1947 में 350 मिलियन के आसपास थे, 2000 में 1 बिलियन हो गए और 2011 में 1.2 बिलियन के आसपास हो गए। यहां भी खूब बच्चे पैदा हुआ, जिसमें जितना दम था लगाया जा रहा है, बच्चे पैदा करे जा रहा है। कहानी समझ रहे हैं ना। अब देखो आगे क्या हुआ, रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया इतनी तेजी से आबादी फैली कैसे, तो भैया सिंपल सीधी बात है, हम लोगों ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च कर रखे थे जिससे आबादी इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव रेट से बढ़ने लगी। क्या था वो, उसमें ऐसा क्या हुआ बेटा, सबसे पहला डिक्लाइन हो गया डेथ रेट में। मतलब जो संख्या से लोग मर रहे थे, जब हमने अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करना चालू करा, अब उस संख्या से लोग मर ही नहीं रहे हैं। पहला, डेथ रेट में गिरावट आ गई। दूसरा, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। इसमें क्या हुआ बेटा, जैसे गर्भ के टाइम पे कुछ मदर्स की मौत हो जाती थी, तो वहां पे भी वो डिक्लाइन होने लगा कि अब मां और बच्चे दोनों सेफ हैं हमारे। तीसरा, डिक्लाइन हो गया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद या बच्चा पैदा होते समय बहुत सारे बच्चे थे जो मर जाते थे, तो अब उसमें भी डिक्लाइन आने लगा। तो ऑब्वियस ही बात है यार, जब लोग मरेंगे नहीं और पैदा होते रहेंगे तो आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तीसरा बेटा, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो ज्यादा हो गए, उससे क्या हुआ, हमारे आसपास जो पॉपुलेशन थी बहुत तेजी से हमें बढ़ती हुई नजर आने लगी। अब क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ने ऐसे क्या मेजर लिए कि भैया हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रोथ को रोक सकते हैं। जो इतनी तेजी से वो ग्रोथ फैली हुई है, इतनी तेजी से वो जो पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन आया हुआ है, उसको रोके कैसे। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, मोटिवेट करना चालू करा छोटी छोटी फैमिली को। उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट करा, उन्होंने नारे लगाए, हम दो हमारे दो, लेकिन तब भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, हम दो हमारे 50 हमारे 60 ऐसे लोग चल रहे हैं। सैचुरेटेड बैन कर दिया। उन्होंने क्या करा, उन्हें लगा कि पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, 12 साल की उम्र में शादी हो रही है, 13 साल में बच्चा हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो उन्हें गवर्नमेंट को समझ में आ गया बेटा कुछ झोल चल रहा है, ऐसा तो पूरा ये देश ही एक दिन पूरा बच्चों से भर जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, इस पे बैन लगा दिया। तो फीमेल की एज कंफर्म कर दी कि भैया 18 साल होनी चाहिए और मेल की एज कंफर्म कर दी 21 साल होनी चाहिए, इसके बाद ही शादी करो, इसके बाद ही बच्चे करो। और ये नारा ध्यान रखो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। भैया
अब ये मत कहना भैया एक ही क्यों, भैया एक ही बहुत है यार पालने के लिए। अगला देखो तो लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, पहला पढ़ेंगे नेचुरल, दूसरा पढ़ेंगे बैरियर, तीसरा पढ़ेंगे आईयूडी, ओरल, फलाना ढिमकाना, ये सारे आज पढ़ने वाले हैं। देखना ध्यान से, मजा आएगा, टेंशन ना लो, इसी का तो तुम वेट कर रहे थे। अब देखो नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला क्या आता है मेरे भाई, सबसे पहला आता है पीरियडिक एब्सिस्टेंस। पीरियडिक एब्सिस्टेंस का मतलब क्या है, जब फीमेल के, जैसे अभी क्या हुआ, नॉर्मल फीमेल के पीरियड साइकिल चल रहे हैं, अब क्या हुआ, फीमेल का पीरियड्स आ गए, कितने दिन रहेंगे, 4 से 5 दिन मान लो पीरियड्स रहे, उसके करीब करीब 10-12 दिन के आसपास जब बीत जाए तो बेटा उन डे पे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अवॉइड करना, अपने मन को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो बेटा 9 महीने बाद खबर आ जाएगी। बात समझ में आई? तो पीरियडिक एब्सिस्टेंस का मतलब है कि क्वाइटस हमें क्या करना है, मीटिंग हमें क्या करनी है, फर्टाइल पीरियड में अवॉइड करनी है, नहीं तो बाप बनने के बेटा बहुत सारा चांस हो जाते हैं। दूसरा विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड बेटा ये फालतू का मेथड है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो विड्रॉल मेथड ये कहता है कि भैया जब तुम एकदम मुंह में खोए हुए हो, ठीक है, तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ हो रहा हो, तो तुम्हें क्या करना है, अपना पेनिस बाहर निकाल लेना है इजैकुलेशन से पहले, स्पर्म अंदर जाने से पहले स्पर्म वो पेनिस को बाहर निकालो। हो सकता है क्या ऐसा, कहीं नहीं होता भैया ऐसा। तो इसमें याद रखना बेटा 90% के आसपास फेलियर होता है, केवल 10% ही है जो इस जंग में जीत जाते हैं, बाकी 90% तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, बकवास मेथड है। अगला लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया ये कहता है कि मान लीजिए आज बच्चे ने क्या किया, आज मां ने क्या किया, अपने बच्चे को जन्म दे दिया, तो करीब करीब 6 महीने के बाद, 6 महीने तक या 6 महीने के बाद तक उस फीमेल को पीरियड्स नहीं आते, और जब तक पीरियड्स नहीं आएंगे तब तक हम बच्चे कितनी भी कोशिश कर ले बच्चे पैदा होंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। अब आता है बैरियर मेथड। वैसे तुम लोगों को पता ही, मैं तो बेकार ही पढ़ा रहा हूं। तो देखो बैरियर मेथड में क्या आता है, बैरियर मेथड में आता है कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स किस किस के लिए आते हैं भैया, मेल के लिए आते हैं, फीमेल के लिए आते हैं। भैया कॉन्डम बनने किसके होते हैं, आधे लोग कहते हैं भैया पिन्नी के बने होते हैं, मार लगाऊंगा, पिन्नी के बने होते हैं। तो देखो कॉन्डम किस किस के बने होते हैं बेटा, ये लेटेक्स की रबर होती है, थिन रबर होती है, ठीक है। अगला क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट ने जो ब्रांड लॉन्च करी है वो निरोध है। इसका काम क्या था, एसटीआई और एड्स को प्रिवेंट करना बेटा। ये डिस्पोजेबल होता है और इसको लगाने के लिए किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। कहीं आप सोचो कि भैया मेरे को कॉन्डम लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हाँ बेटा बहुत एडवांस डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, वो आपको लगा देंगे। ठीक है बेटा, जाकर इसको समझ लो, ठीक है, डिटेल में इसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप एंड वॉल्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा ये कौन यूज करते हैं, ये हमारी फीमेल्स यूज करती हैं। अब ये, अच्छा हाँ एक चीज तो बताने ही भूल गया ना लाइक को, भैया देखो अब इसमें ना चांस है। चांस क्या है कि मान लो तुमने ये यूज किया, तुम सोचोगे भैया क्या मैं 100% सेफ हूं, मेरे भाई ना ना भाई ना। तो इसमें तो 90% तो सेफ है, बट 10% इसमें फेलियर रेट है। क्यों, मान ले तेरा कॉन्डम फटा हुआ निकल गया, तुम्हारी जिंदगी में वैसे इतने बड़े बड़े छेद हो रखे, इसमें भी छेद निकल गया, तो बेटा ना चाहते हुए भी तुम पापा मम्मी बन सकते हो। तो याद रखना बेटा, ऑलवेज यूज कॉन्डम बिफोर यू। तो यूज करने से पहले कॉन्डम को जरूर ध्यान से देखें, कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं है, कहीं तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा सा छेद हो जाए, तो मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ अगला चलते हैं, डायफ्राम, सर्विकल वॉल्ट एंड कैप्स के बारे में। बेटा ये क्या होती हैं, देख लो मेरे भाई, ये कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको फीमेल खुद इंसर्ट करती है, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। पर इसको इंसर्ट करने, ये देख रहे हो ये क्या लगाया हुआ है, तो इनको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगाते हैं। तो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या करेंगे, जब स्पर्म अंदर जा रहे होंगे ना, तो उसको और अच्छे से किल करने का काम करेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो सर्विक्स रीजन है ना, इसको कवर कर देते हैं, तो जब स्पर्म जाता है ना, तो वो यहीं ब्लॉक हो जाते हैं, आगे जा नहीं पाते हैं। और दूसरा, तुमने एक क्रीम का इस्तेमाल कर दिया स्पर्मिसाइडल, वो स्पर्म्स को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से किल करने का काम करेगी। 100% सेफ, आजादी बेटा, खूब मजे करो जीवन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला देखो, बर्थ कंट्रोल पे। तो भैया अगर आप चाहते हो, आपकी शादी हो गई है, 5 से 7 साल के लिए प्रेगनेंसी भैया मुझको ना हो, तो भाई आप इन मेथड का यूज कर लो, जिनको बोलते हैं आईयूडीज। आईयूडीज में क्या आता है, पहला आता है नॉन मेडिकेटेड, मतलब इसमें दवाई नहीं होगी। दूसरा आता है कॉपर टी, मतलब इसमें कॉपर होने वाला है भैया, ओके। तीसरा आता है हार्मोन, हार्मोन का मतलब इसमें पक्का मेडिसिन की बात होने वाली है। देख नॉन मेडिकेटेड में क्या होगा, नॉन मेडिकेटेड में ये इस तरीके से एक चीज होती है, इसको बोलते हैं लिपीज लोब, इसमें दवाई नहीं होती है। अगला क्या है, कॉपर रिलीजिंग, इनको बोलते हैं कॉपर टी। बेटा बहुत 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 एग्जांपल फेमस है, नीट में भर भर के आएगा, तो मेरे भाई याद रखियो। कॉपर रिलीजिंग में आता है पहला कॉपर डी, दूसरा था कॉपर 7, मल्टी लोड 370 में, मल्टी लोड 375 का मतलब समझते लगता है भैया दवाई के बारे में बात हो रही है, ना रे एक हट बे, कोई दवाई थोड़ी ना है। तो मल्टी लोड 375 है। अब ये काम कैसे करती है भैया, इसको क्या करते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट लगती है, डॉक्टर की मदद से ही लगता है।
यूट्रस के अंदर लगता है, वहां यूट्रस में ऐसे धसा देते हैं। धसाने के बाद क्या होगा, ये यूट्रस के अंदर ना ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये कॉपर आयन रिलीज करते रहते हैं। अब कॉपर आयन क्या करेगा, जैसे स्पर्म आएंगे उनकी मोटिलिटी को कम कर देगा, उनको सप्रेस कर देगा, उनको आगे नहीं जाने देगा, उनकी क्षमता, उनकी स्पीड को ही खत्म कर देगा। बात समझ में? तो इस तरीके से प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। अगला क्या है, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में क्या करेंगे बेटा, हम लोग दो दवाई लेंगे, प्रोजेस्टेरोन और LH20। ये क्या करेंगे बेटा, हमारे यूट्रस में मान लो अगर बच्चा जुड़ भी गया तो उसके लिए अनसुइटेबल एनवायरनमेंट कर देंगे। ये बच्चा जुड़ा, अंदर से हमने दवाई खाई हुई थी, ये क्या करेगा, इसको जो इंप्लांट होना, इंप्लांट का मतलब जुड़ना, अब ये प्रॉपर जुड़ नहीं पाएगा, और जब ये जुड़ नहीं पाएगा तो बच्चा नीचे शेड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, इंप्लांटेशन के लिए अनसुइटेबल एनवायरनमेंट कर देता है। तो मेरे भाई याद रखियो। चल ज्यादा नहीं, छोटा सा है, 10-12 स्लाइड हो रहे, खत्म हो गया। अब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल का मतलब क्या हुआ बेटा, ओरल का मतलब वो दवाइयां जो हम मुंह से लेंगे बच्चे को रोकने के लिए। ठीक है बेटा, आ जाओ देखो कहानी सुनाते हैं। तो देखो हुआ क्या था, इसमें कौन कौन से होते हैं बेटा, इसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये हम कब लेते हैं बेटा, ये हम 21 दिन तक लगातार लेते हैं। मान लो एक कपल है, वो ये चाहते हैं कि उनको बच्चा ना हो, लेकिन उनके बीच में होने वाली प्रक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहे, लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए। तो उन्हें क्या करना है, मान लो आज हमारे पीरियड्स चल रहे हैं, तो पीरियड्स को कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। जैसे ही पीरियड्स खत्म हो, ये 21 दिन का कोर्स होता है, तो वो दवाई लेनी चालू कर देनी है। जब तक लेनी है जब तक अगला पीरियड्स ना आ जाए। जैसे ही अगले पीरियड्स आएंगे उन डे में उनको फिर से दोबारा बंद कर देनी है, पीरियड्स खत्म होते ही फिर से चालू कर देनी है। तो ये चीजें होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखिए बेटा, ये 7 दिन के बाद या जितने भी दिन पीरियड चलते हैं उनके बाद ये अवॉइड करनी होती है और फिर से दोबारा चालू कर देनी होती है। अब ये काम कैसे करती है भाई, ये काम कैसे करती है, ये ओवम को रोक देती है। इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओवम नहीं बनेगा। दूसरा इनहिबिट इंप्लांटेशन, बच्चा मां से जुड़ नहीं पाएगा, इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगी। तीसरा जो नीचे क्या होता है, जब ये यूट्रस होता है ना, उसके नीचे जो सर्विकल वो होती है, सर्विकल कैनाल, वहां पे ना एक म्यूकस का प्लग बनता है। वो प्लग क्या होगा, लूज हो जाएगा, और लूज होने का नीचे शेड हो जाएगा, तो प्लग नहीं बनने देगा। वो प्लग बनता क्यों है, ताकि जो बच्चा है और उससे अंदर जो ब्लड है वो सारा अंदर रहे, इसलिए वो प्लग का निर्माण होता है। लेकिन वो प्लग बन नहीं पाता। बात समझ में? और जो आजकल हम सबसे ज्यादा फेमस जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसका नाम है सहेली। तो याद रखना, ये मेरी सहेली, ठीक है, और हम इसके सखे, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो बर्थ कंट्रोल के लिए और क्या मेथड्स हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए बेटा हम इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स का यूज करते हैं। अब इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं देख रहे हो, ये स्टिक्स होती हैं, इनको या तो हम यहाँ हाथ में लगा देते हैं या फिर हम एंकल के पास लगाते हैं। अभी एंकल के पास लगाने से क्या होगा, 5 से 7 साल के लिए प्रेगनेंसी भूल जाओ। ये धीरे धीरे क्या करेंगी, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, सेम काम यार, स्किन के अंदर लगती है, प्रिवेंट करेगी, ओव्यूलेशन, ओवम नहीं बनेगा, इंप्लांटेशन नहीं होगी, सर्विकल म्यूकस नहीं बनेगा, सेम काम। दूसरा, इसका जो इफेक्टिव पीरियड होता है मैंने भी बताया, डेली पिल से बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई। 5 से 7 साल के लिए आप एक बार लगा लो, प्रेगनेंसी भूल जाओ। अब आधे बच्चों के मन में आएगा, भैया मान लो मैं अब ये चाहता हूं कि मेरे 5 साल बाद नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो क्या करो, निकलवा दो इनको, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होती इनसे। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो आते हैं भाई, दवाइयां हैं तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। अब ये है बहुत खतरनाक ड्रग जिसका नाम है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब बेटा, मान लो कोई फीमेल है जिसके साथ ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ हो गया, जैसे रेप केस हो गया, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है अनवांटेड 72। ठीक है, अनवांटेड 72, इसको 72 घंटे के अंदर देना होता है। अब उससे क्या होगा, मान लो किसी का रेप हो गया तो वो बच्चा थोड़ी ना रखेगी उसका, तो हम क्या करेंगे, उसको मेडिसिन दे देंगे अनवांटेड 70, डॉक्टर्स देते हैं, और 72 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, उसके पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। बेटा ये जो मेडिसिन होती है बहुत सारा साइड इफेक्ट करती हैं, तो इनमें पेन, ब्लीडिंग, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये अच्छी मेडिसिन नहीं है मेरी नजर में, तो बिल्कुल ही नहीं है भैया। ठीक है, इनको हमेशा अवॉइड ही करोगे तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अनवांटेड 72 अनप्रोटेक्टेड सेक्स के टाइम पे होता है, 72 घंटे के अंदर अंदर देनी पड़ती है, और मार्केट में इसी नाम से आती है अनवांटेड 72। 3 दिन के बाद, 72 घंटे का मतलब हो गया करीब करीब 3 दिन। आप सोचोगे भैया हमने जो मीटिंग थी वो करी, पहले दिन पे हम दवाई दे रहे ना, कोई फायदा नहीं होगा, चौथे दिन पे कोई फायदा नहीं होता, तीसरे दिन पे भी बहुत कम फायदा होता है, पहले दूसरे दिन तक इफेक्टिव मानी जाती है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। भैया ये खुद से करने मत बैठ जाना कि चक्कू आरी ली और काट ली और नस बंद कर ली, है ना, तो इनमें ये काम नहीं होता। तो सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड में हम 2 टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। मेरे भाई याद करने का बेटर तरीका है, देख यहाँ ट्यूब लिखा है तो फेलो
फेलोपियन ट्यूब। इसमें क्या करेंगे, ये जो डॉक्टर है यहाँ नीचे की तरफ 2 स्टेजेस लगाएंगे, फेलोपियन ट्यूब को ऐसे बाहर निकालेंगे, एक धागा यहाँ बांधेंगे, एक धागा यहाँ बांधेंगे, अंदर डाल देंगे। अब आधे बच्चों के मन में आता है, लड़कियों के मन में ज्यादातर आता है बेटा ये ख्याल आता है कि भैया क्या हमारे जो मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो एज इट इज होंगे या बंद हो जाएंगे? बेटा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपके पीरियड्स एज इट इज रहेंगे, पर जो ओवम यहां निकल कर आता था अब ओवम नहीं निकल कर आएगा, और आपके जब ओवम निकल कर नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो याद रखना ट्यूबेक्टोमी में जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर रहेंगे। यहां पर क्या रहने वाला है बेटा, जो ओवम था बस वो नहीं आता है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती। सेम काम मेल के साथ। अब मेल के दिमाग, भाई साहब हमारे जो लड़के हैं ना ऐसे खतरनाक चीजें सोचते हैं कि भैया मेरे को ना एक बात बताओ। बेटा मेरे साथ हुआ है, 8 साल में ऐसे ऐसे सवाल पूछे तो मैं बता नहीं सकता, अभी कभी लाइव क्लास चलाएंगे ना तब बताऊंगा जब तुम सवाल जवाब करोगे। अभी तो बेटा रिकॉर्डेड है, तो मैं ही जो बता रहा हूं वही सुन लो, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, लड़के ऐसे सवाल पूछते हैं, भैया मान लो मैंने क्या करा ली, वेसेक्टोमी करा ली, डॉक्टर ने यहाँ पे ना नीडल लगा के, यहाँ पे कट लगा के ऐसे मेरे को धागा बांध के अंदर भेज दिया, मेरे घर भेज दिया। भैया मेरे टेस्टिस तो स्पर्म बनाना बंद नहीं करेंगे क्या, एक दिन ये फट जाएंगे भैया? क्यों फट जाएंगे भैया? इनके अंदर तो प्रेशर बनेगा भैया। नहीं होगा ऐसा, कोई प्रेशर नहीं बनने वाला, जितना बनना था बन गया मेरे भाई, अब वो अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो एक दिन बनता रहे और ऐसे बम ब्लास्ट हो गए, नहीं होगा ऐसा। तेरे टेस्टिस बहुत सुरक्षित है, सेफ है, संभाल के रख इनको, जिंदगी भर काम आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या था बेटा, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब मान लो अगर एक मेल फीमेल है, उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि उनको दोबारा से बच्चे पैदा करने की जरूरत पड़ी, तो इस टेक्निक से दोबारा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, याद रखना मेरे भाई। तो अब क्या करते हैं, अब इनको ना काटते नहीं है, पहले काट देते थे, अब इनमें सीधा नॉट लगा के अंदर डालते हैं ताकि किसी को जरूरत पड़े तो दोबारा बाहर निकाला, नॉट खोला, वापस से चालू हो जाती है चीजें। तो ये ध्यान रखना। अगला क्या आया, अगला क्या है, प्रिकॉशंस एंड कंसिडरेशन। तो देखो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बेटा। हम इनको लगातार यूज नहीं करेंगे कि भैया हम इनको एज इट इज कि चलो चलो आज बच्चे रोकने हैं, चलो चलो दवाई खा लेते हैं, एक दवाई आज खा ली, सुबह दोपहर शाम ऐसे कर लेना। भैया ऐसे मत करना यार, दवाई है मेरे भाई, ठीक है। तो इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। लड़कों के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, सारी परेशानी लड़कियों के लिए हो रही है, बात समझे। और मैं लड़कियों को फ्री एडवाइस कर रहा हूं बेटा, इन चीजों का तो जिंदगी में इस्तेमाल मत करना, बहुत खतरनाक मेडिसिन हैं, बात समझ में। और भगवान से दुआ करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसे कभी नौबत ही ना आए। ये लड़के तो बहुत नालायक हो चुके हैं आज के। देखो तो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या है, नोशिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, ब्रेकआउट, बहुत कंडीशन है। अगर आपने मेडिसिन लेनी ना बेटा, मैं बता रहा हूं ऐसी खतरनाक ब्लीडिंग होगी और ऐसा खतरनाक पेन होगा जो कभी पीरियड्स में भी नहीं होता। तो बोला जाता है कि पीरियड से कई गुना ज्यादा पेन होता है, और ब्लीडिंग भी नॉर्मल नहीं होती। ब्लीडिंग भी नॉर्मल 5 से 7 दिन तक नहीं होती, लंबी चलेगी। मान लो मैंने आज एक फीमेल है, ठीक है, उसके पीरियड्स आज खत्म हुए, कितने दिन ब्लीडिंग रही, 3 से 5 दिन। अगर गलती से अगर मैंने मेडिसिन दे दी ना तो अगले 10 दिन तक और ब्लीडिंग होगी। तो सोचने वाली बात है, इंड्यूस कराई गई है ब्लीडिंग। आसान नहीं है ये चीजें, और ये बहुत खतरनाक मेडिसिन हैं। तो मेरी भाई ध्यान रखना, मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूं, अच्छा नहीं है ये मेडिसिन को लेना, सेफ नहीं है, इन शॉर्ट बात समझ में कि नहीं है। और बाद में चल के फिर एक प्रॉब्लम और आती है, पता चला बाद में यूट्रस में फिब्रोइड हो गया, कैंसर हो गया, वो सब इन्हीं का कारण है। रसौली सुनी होगी ना कि बोलते हैं मेरी मदर को रसौली हो गई या उस लड़की को रसौली हो गई, ये सब मेडिसिन की देन है वो। रसौली वसौली तो मत लिया करो इन मेडिसिन को, कभी जरूरत ही ना पड़े, मैं तो कहूँ भगवान आपको, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है अबॉर्शन, हिंदी भाषा में एबॉर्शन। अभी बताया था ना एम्नियोसेंटेसिस, तो एम्नियोसेंटेसिस में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पता कर लिया लड़की, और लड़की पता करते हम लोगों ने क्या कर दिया, एम्नियोसेंटेसिस पता करते एमटीपी करा दी, लड़की को नीचे शेड करा दिया। तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब ऐसी हरकत चलने लग गई है हमारे देश भर में। गवर्नमेंट ने कहा भैया इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, इसको बैन कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया। और कुछ ही केसेस में लीगलाइज है। वो किस केस में लीगलाइज है कि मान लो कि अगर कोई फीमेल है वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई तब ये लीगलाइज है, किसी फीमेल के साथ रेप केस हो गया तब ये लीगलाइज है, अनटिल अनलेस ये लीगलाइज नहीं है। दूसरा, हर साल बेटा देख लो 45 से 50 मिलियन के आसपास वर्ल्ड वाइड में एमटीपी होते हैं, और ज्यादातर सही बता रहा हूं, एकदम झूठ नहीं बोल रहा, ज्यादातर इनमें से सारी की सारी मोस्टली लड़कियां हैं। इस हिसाब से एमटीपी चल रहा है देश भर में, इस हिसाब से 40 से 45 से 50 मिलियन, 50 मिलियन 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। हो भाई साहब सोच के देख लो यार, कितना खतरनाक रेशियो बन रहा है। इस हिसाब से लड़कियों को मारा जा रहा है। तो सही नहीं है यार, ये सारी चीजें सही नहीं है, हमारे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। चैप्टर तो बढ़िया है, लेकिन यार इसमें ना बातें भी सही लेकिन लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। आधे लोगों को समझ ही नहीं आती है यार, ऐसा फन पढ़ लेते हैं। फन भी जरूरी है बेटा, लेकिन चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। चैप्टर अच्छा है लेकिन चीजों के बारे में बताता है भी, तुम्हारे शरीर के बारे में बताता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना जो उसके बारे में समझा रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब देखो देखो ये लिखा हुआ है, एमनियोसेंटेसिस को किसी केसेस में हम लोगों ने क्या कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे लड़कियों का पता लगाना चालू कर दिया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसका जो एक्ट था वो 2017 में लागू किया गया था कि कुछ ही केसेस में लीगल है, और वो कौन कौन से केसेस में लीगल है वो आपको मैंने बता ही दिया। अब कहता है कि अगर आपको फिर भी एमटीपी कराने की जरूरत पड़ रही है, आप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है हम ना रखें क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अगर 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है, अप टू 12 वीक्स का मतलब हो गया 3 महीने, तो 3 महीने हो चुके हैं तो एक डॉक्टर की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर भैया 3 महीने से ज्यादा है तो बिल्कुल ही मत कराया करो, अबॉर्शन बहुत खतरनाक होता है। तो उसमें आपको 12 से 24 वीक का जो होता है, मतलब 3 महीने के बाद बात समझ लो, तो उसमें आपको 2 प्रैक्टिशनर की साइन लेना पड़ेगा, 2 प्रैक्टिशनर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी डॉक्टर आज एमटीपी करते हैं, नहीं तो नहीं करते। बात समझ में है कि नहीं है? ये चीजें याद रखना। अब देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है, आजकल के लड़के हैं बेटा, मानते तो है नहीं है, ठीक है, तो होता क्या, इनका मन में कुछ ऐसे उफान से उठते हैं कि कभी यहां चले जाते हैं, कभी यहां चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आजकल की जनता ऐसी चल रही है, मेरे भैया क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन कॉमन जो बीमारियां हैं, जो बेसिकली बीमारियां फैल रही हैं, वो है हमारी बैक्टीरियल और जो है हमारी दूसरी है वायरल। तो वायरल में कौन कौन सी आती है? जेनाइटल हर्पीस आती है, जेनाइटल वॉर्ट्स आती है, हेपेटाइटिस बी आती है, HIV आती है, ये सारी चीजें ये हमारी वायरल है, ये नीट में पूछा गया है तो याद रखें मेरे भाई। अगला आता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में कौन से थे? गोनोरिया आती है, साइफिलिस आती है, क्लैमाइडियासिस आती है, ट्राइकोमोनासिस आती है। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें ये क्या होती है, अभी इमेजेस दिखाऊंगा, टेंशन मत लो कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है कि अगर हमारी एक लापरवाही हो गई तो भाई साहब जीवन नाश हो जाएगा, पूरा जीवन नाश हो जाएगा। अभी दिखाता हूं मेरे भाई कितनी गंदी गंदी खतरनाक बीमारियां, देखियो अभी ध्यान से, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? ऐसा नहीं है कि यार ये बीमारियां केवल और केवल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। मैं सही बताऊं तो भाई कभी कभी क्या होता है, ये बीमारी बार-बार भी फैला देता है। नाई जो होता है ना, नाई, मान लो हम शेविंग कराने गए, अब नाई को थोड़ी ना पता, उसमें नाई की थोड़ी ना गलती, किसी आम आदमी की थोड़ी ना गलती है, नाई है, मेरे अंदर कोई बीमारी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बीमारियां जल्दी सिम्टम देती नहीं है। मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम है, उस नाई ने मेरे को क्या करा, शेव करना चालू करा, गलती से ब्लेड में कट लग गया, अब नाई को ध्यान नहीं रहा, अब उस ब्लेड में मेरे ब्लड के ट्रेसेस लग गए, उसमें बीमारियां थी, अब वो किसी और पे इस्तेमाल कर दिया, उसको ध्यान नहीं रहा ब्लेड चेंज करना है, तो उसने किसी और पे इस्तेमाल कर दिया, वो बीमारी वहां पहुंच गई, तो वहां से भी फैलती है। दूसरा, हॉस्पिटल से ज्यादा फैलती है। कैसे? वो ध्यान ही नहीं देते, कभी कभी क्या होता है, नीडल्स को बदलते ही नहीं, उन्हीं को यूज कर देते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करने जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, ब्लड सेम चढ़ा देते हैं, मतलब नीडल सेम रख लेते हैं, तो वहां से नीडल से ट्रांसफ्यूज हो जाता है। दूसरा बेटा, इन्फेक्टेड मदर से अपने फीटस में चला जाता है। दूसरा देखो, समझो कहानी समझो, जब तक मां के गर्भ में बच्चा होगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे समस्या आ जाती है, क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर होता है जो मां के खून को बच्चे के खून को मिक्स नहीं होने देता। लेकिन जब बच्चा जन्म ले रहा होता है ना, तब स्टिल देयर बी अ चांस कि दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हो जाए, तो वहां पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब भैया इनमें सिम्टम क्या आएंगे बेटा? ऐसा कोई खतरनाक सिम्टम नहीं आता। तुम सोचोगे कि भैया ऐसा कोई खतरनाक सिम्टम है, ना 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 ना, इन बीमारियां हो जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे नॉर्मल सिम्टम आते हैं तो देख लो क्या क्या होती है, इचिंग होती है। कहां होगी इचिंग? जेनाइटल एरिया में, टेस्टिस में, पेनिस में, विजाइना में इचिंग होगी, वहां से फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगेगा, हल्का हल्का पेन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन होने लगेगी। ये कहां होगी? सब जेनाइटल रीजन में। और मेरे भाई ये लंबे समय तक आपको मिलेंगे ही नहीं। एड्स वाला जो है ना, एड्स वाला ये जो खतरनाक बीमारी है, ये 13 साल के बाद सिम्टम तो देती है। 13 साल तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें एड्स था, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये क्या करें, सारी चीजें अवॉइड कर दें, तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर। भैया मत करा करो, किसी अननोन पार्टनर के साथ मत करा करो, और कर रहे हो तो ऑलवेज यूज अ कॉन्डम। भाई समझ में आ रही है? इंसान हो, रोक तो सकते नहीं हो, भगवान ने जैसा बना दिया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो लड़के हैं लड़की की तरफ अट्रैक्शन, लड़कियों का लड़के की तरफ अट्रैक्शन, इसको रोका नहीं जा सकता। पर मैं ये मानता हूं बेटा कि इसको किसी ना किसी हद तक कम किया जा सकता है, तो आप इसको कम कर सकते हो, रोक नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कॉन्डम्स का यूज करो, और अगर कोई आपको बीमारी लग रही है तो मेरे भैया डॉक्टर पे बात कर, शर्मा मत, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो देख लो मेरे भाई, ये है गोनोरिया। तो गोनोरिया में देख रहे हो यहाँ से पस निकल रहा है, ये देख रहे हो, ये गोनोरिया है। क्लैमाइडियासिस देख लो मेरे भाई, कितनी खतरनाक बीमारी है, देख पा रहे हो? अरे बाप रे बाप। अगला देखो, यहाँ देखो साइफिलिस में, देखो साइफिलिस में ये इमेजेस देखो, ये देख रहे हो साइफिलिस में, ये देखो ट्राइकोमोनासिस, ये ट्राइकोमोनासिस अंदर की तरफ है, सर्विक्स के अंदर की तरफ है। ये फीमेल क्या है? ये फीमेल का पार्ट है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अगला देख लो जेनाइटल हर्पीस। तो जेनाइटल हर्पीस में पूरी बॉडी में ऐसे छोटे 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 दाग हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी बेटा लीवर की प्रॉब्लम है, ये तो भैया एक बार हो गई तो गया आदमी, ठीक है। जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल वॉर्ट में क्या होगा, जेनाइटल रीजन में ऐसे छोटे छोटे काले काले डॉट्स होने लगेंगे और फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और HIV तुम्हें पता ही है कि इसमें इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे शरीर की इतनी कम हो जाती है कि हमारा शरीर लड़ना ही बंद कर देता है। एंड लास्ट
एंड लास्ट और फाइनली मेरी नन्ही जान, ये चैप्टर हो गया खत्म। मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जो तुझे नहीं समझाया। अब देखो इनफर्टिलिटी क्या होती है भैया। होता है क्या है, हमारे बहुत सारे कपल आसपास हैं जो चाहकर भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, है ना। हो सकता है उनके स्पर्म ना बन रहे हो सकता है उनके ओवम ना बन रहे हो, स्पर्म बन रहे हो ओवम ना बन रहा हो, ओवम बन रहा हो स्पर्म ना बन रहा हो, या फिर ऐसा कंडीशन हो सकती है स्पर्म ओवम दोनों बन रहे हैं लेकिन जब बच्चा मां के शरीर में जाता है तो वो बच्चा गिर जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है कि बच्चा जो है मां रख नहीं पा रही है। तो ये सारी कंडीशन होती है, जो बचने के लिए हम लोगों ने एक टेक्निक का निर्माण किया जिसको बोलते हैं ART, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कलाकारी बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे। पानी नहीं है क्या यार? पानी नहीं है यार, बहुत प्यास भी लग रही है। देखो अब पहली टेक्निक का क्या मतलब है, IVF। IVF में क्या करेंगे बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में यहां से स्पर्म डालेंगे, यहां से ओवम डालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। टेस्ट ट्यूब लेंगे, यहां से स्पर्म डालेंगे, यहां से ओवम डालेंगे, मिलते ही बना जाइगोट, मिलते ही स्पर्म ओवम फ्यूज हुए, मिलते ही जाइगोट खोपड़ी में बिठा लें। और अगर जाइगोट बना तो उसको कहां डालना है, उसको डालना है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको बोलेंगे जिफ्ट। समझ में आया? समझ में आया। जाइगोट को डालेंगे फेलोपियन ट्यूब में, और अगर हमने थोड़ा समय वेट करा तो भैया होगा क्या, 1 से 2 सेल, 2 से 3, 3 से 4, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और अगर एम्ब्रियो बना तो इसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और इसको डालते हैं यूट्रस में। तो इसको यहां रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आर्ट के अंदर दो चीजें आ गई, IVF के अंदर दो चीजें आ गई। पहले आ गई जिफ्ट, दूसरी आ गई IUT, और इसी को ET भी बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस वाले को एम्ब्रियो ट्रांसफर ही बोलते हैं कि हम लोगों ने एम्ब्रियो यहां पे ट्रांसफर कर दिया है, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर। अगला देखो गिफ्ट क्या है। गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ओवम है वो डोनर से कलेक्ट करेंगे और उसको कहां रख देंगे, फीमेल के अंदर रख देंगे। मतलब इसमें प्रॉब्लम साफ नजर आ रही है, जो मेरी फीमेल है, जो ओरिजिनल फीमेल है, वो ओवम नहीं बना पा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक डोनर से ओवम लेंगे और उसको कहां रख देंगे, उसके इंजेक्ट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में, खत्म। अब जो मेल है, उनके जो पार्टनर है, वो स्पर्म रिलीज करेंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा। सोचना, ओवम किसी और का है, फीमेल का ओवम नहीं है। अभी बात करेंगे इस टॉपिक पे, ध्यान रखना। अगला क्या है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या लिखा है मेरे भाई, इंजेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, लैब के अंदर एक पेट्री डिश ले लेंगे, ऐसे ले लिया, इधर ओवम रख देंगे और इसके अंदर इंजेक्शन से यहां से स्पर्म अंदर डाल देंगे। तो इंजेक्शन से अंदर स्पर्म डाल देंगे और स्पर्म डालने के बाद दोनों फ्यूज हो जाएंगे। और जब फ्यूज हो जाएंगे तो या तो ये टेक्निक लगा लेंगे या ये टेक्निक लगा लेंगे। अगर जाइगोट बना तो यहां रख देंगे और अगर एम्ब्रियो बना तो यहां रख देंगे। अगला क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये प्रॉब्लम मेल्स के अंदर होने वाली है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, मेल चाहकर भी स्पर्म नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरे भाई अपन लोग क्या करेंगे, हम किसी हेल्दी डोनर से स्पर्म लेंगे, ऐसे इंजेक्शन में कलेक्ट करेंगे और फीमेल के यूट्रस में या वेजाइना में ऐसे आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देंगे। और इंजेक्ट करने के बाद अब जो स्पर्म है वो अंदर चले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? और फीमेल हमारी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान रखना। आर्ट के अंदर दो मेथड लगाएंगे, जिफ्ट और गिफ्ट, IUT। जिफ्ट में क्या करेंगे, हम जो जाइगोट है उसको फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, इसको हम कहां डालेंगे, यूट्रस में डालेंगे। गिफ्ट में हम क्या करेंगे, एक डोनर से ओवम कलेक्ट करेंगे और इसमें क्या करेंगे, ICSI में स्पर्म का इंजेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करेंगे, हम लोग स्पर्म बारिश करेंगे। ठीक है भैया, अब लास्ट चैप्टर खत्म। लिमिटेशन भी है क्या इसकी कुछ? हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, मैंने भी तुम्हें बताया यार। मान लो ये फीमेल है, तुमने ओवम किसी और का डाला है, तुमने स्पर्म किसी और का डाला है। तो यहां एक समस्या आ गई इंडियंस के दिमाग में कि यार मान ले बच्चा मैंने अपने गर्भ में रखा लेकिन उसमें मेरा DNA तो है ही नहीं। बात समझ रही? तो यहां कहीं ना कहीं एक इमोशनल इशू आ गया, एक एथिकल इशू आ गया, जिसकी वजह से ये टेक्निक सही है। ये तब तक सही है जब तक मेल स्पर्म बना रहे हैं, फीमेल ओवम बना रही है, तब तक तो सही है। हम उनको कुछ कराकर उनके जो स्पर्म ओवम है उनसे जाइगोट बनाकर उनको कहीं ना कहीं दूसरी फीमेल में रख सकते हैं, जिसको सरोगेसी बोलते हैं। तो हमारी NCERT में नहीं, सरोगेट मदर्स बोलते हैं। तो वो भी एक बिजनेस बना लिया था लोगों ने, बहुत तगड़ा बिजनेस चला था। अभी बताता हूं उसके बारे में, चैप्टर खत्म कर देता हूं पहले। तो हम क्या करेंगे, ये सारे इमोशनल इश्यूज आ गए, कुछ बहुत महंगी टेक्निक है बेटा और कुछ हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है भैया? अगर तुम्हारे से ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब नहीं हो पा रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है एक बच्चा अडॉप्ट कर लो और उसी को अपनी संतान मानो और उसी को पालो बसो। ठीक है, तो ये हो सकता है बेटर ऑप्शन। तो भैया यहाँ पे मेरा चैप्टर हो गया खत्म। अब मैं तुम्हें सरोगेसी के बारे में बता देता हूँ, सरोगेसी में क्या हुआ था एंड ये कैसे बिजनेस की तैयारी कर ली लोगों ने और फिर गवर्नमेंट ने भी इसको बैन करना पड़ा। तो देखो हुआ क्या था,
यहाँ से क्या लिया, जो फीमेल है उसकी ओवम ली, यहाँ से क्या लिया, मेल लिया, उनका स्पर्म लिए, दोनों को मिलाया, जाइगोट या एम्ब्रियो बनाया और दूसरी फीमेल के अंदर डाल दिया। गवर्नमेंट ने कहा था कि जब तक ये फीमेल हमारी प्रेग्नेंट रहेगी तब तक आपको इसको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको इसको कपड़े लत्ते दिलाने पड़ेंगे, आपको इसको पैसा देना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो जो फीमेल थी जैसे स्पर्म वोम तो बनाती थी लेकिन बच्चा रख नहीं पाती थी, वो सरोगेट्स ही करती थी, मदर्स को हायर करती थी, उन मदर्स के अंदर ये सारी चीजें रखते थे, फिर 9 महीने तक उनका ख्याल रखते थे। अब इसके लिए वो जो फीमेल थी पैसे चार्ज करती थी बहुत ज्यादा, तो हम लोगों ने क्या करा, जो आसपास की जो फीमेल थी उन्होंने क्या करा, इसको एक बिजनेस बना लिया कि अब हम सरोगेसी करेंगे, सरोगेट मदर बनेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर वैलिड हो तो ही करा ना सरोगेसी, नहीं तो तुम पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तुरंत इसको बैन कर दिया। और मेरे नन्नी जान यहाँ पे मेरा चैप्टर हो गया खत्म। अब मैं तेरे से विदा लूंगा बहुत बड़े थैंक यू के साथ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को बहुत देर तक सहा है, बहुत देर तक सुना है। फिर भी अगर मेरे भाई, अगर मेरी बहना, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो, अगर पूरी वीडियो देखी हो और मजा आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया मजा आ गया चैप्टर पढ़ के। और अगर दूसरे चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना भैया उस चैप्टर का नाम लिख देना और मैं तुम्हारे साथ वहीं पे मिल जाऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अब मैं तुमसे विदा लूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए नन्नी जान बाय बाय और जिंदगी को जीते रहो। बाय बाय बच्चों।